अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सत्तर। नाज़रीन, आज जिन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उस बारे में आपको बताते चले। इसहाक डार जिनको के क्लीन चिट मिल गई, पनामा केस अहम मरहले में दाखिल हो गया, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल बानी मुत्तहिदा क्या वो कराची की सियासत को दफन कर पाएंगे, इस पर भी बात की जाएगी। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी जा रही है, जो इकदाम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है, क्या अमेरिका को तनहा कर दिया जाएगा इस तरह से? डोनाल्ड ट्रंप की ये जो काविशें हैं वो क्या अमेरिका को तनहा करने का बायस बनेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पनामा केस जारी है, आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अब इस समाअत के दौरान क्या हुआ, सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए और दलाइल देते हुए उनका ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम यह है कि हुसैन नवाज बेनामीदार है, असल मालिक नवाज शरीफ है, जबकि हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के बेनिफिशियल मालिक है और नवाज शरीफ का लंदन फ्लैट से ताल्लुक नहीं, पैसा पाकिस्तान से दुबई नहीं गया और अगर किसी के पास हकायक है तो सामने लाए। इन दलाइल पर जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि आपको ये साबित करना होगा कि जायदादें आपकी हैं और नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के मालिक नहीं। इस पर जस्टिस खोसा का कहना था कि जो कहानी आप सुना रहे हैं वो पहले भी सुनी जा चुकी है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस अजमत ने कहा कि क्या ऊंटों पर लाद कर ये रकम पहुंचाई गई थी। इस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि नकद रकम पर दुनिया भर में कारोबार किया जाता है, इसका गलत मतलब ना लिया जाए। इसके जवाब में जस्टिस अजमत ने कहा कि जिन सवालात के जवाब ना आए तो उनका क्या किया जाए। इसके अलावा आज कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में इसहाक डार की माफ़ी से मुतल्लिक तलब किया गया रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करवाया गया। अब नैब रिकॉर्ड को देखते हुए जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार ने चेयरमैन नैब को माफ़ी की तहरीरी दरख्वास्त खुद दी थी और माफ़ी मिल जाने के बाद वो मुलजिम नहीं रहे। याद रहे कि जुम्मा यानी कि 27 जनवरी को केस की गुज़िश्ता समाअत के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने अदालत को यह आगाह किया था कि उनके मौकिल ने 25 अप्रैल 2000 को मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान की तरदीद कर दी है। इसे मुखालफिन की जानिब से सबूत करार दिया जाता है। इस सब पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस किस्म की जुबान इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं इससे क्या नताइज निकल सकते हैं। आज भी हमने सुना तलाल चौधरी साहब जिन अल्फाज में रायज़नी उन्होंने की, आपको ज़रा सुनवाते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हुसैन नवाज अपना जवाब भी देता है और अपने दादे का जवाब भी देता है और खान साहब आप ना अपनी औलाद का जवाब देते हैं कि कहां से आई और ना अपने बाप का जवाब देते हैं कि नौकरी कैसे निकला। खान साहब कोई 2 सवालों का जवाब दे दे और आपके अपने बच्चे बॉर्न इन यूके, मेड इन यूके, मेड फॉर यूके, अपने उन बच्चों को कभी कभी आप तफरी के लिए पाकिस्तान बुलाते हैं, आप अपने बच्चों का पासपोर्ट सरेंडर क्यों नहीं कर देते? जी, तलाल चौधरी साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपने सुना। डेरोगेटरी रिमार्क्स का कल्चर जिस पे कि हम पहले भी बात करते रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है जैसा जैसे पनामा केस आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त PMLN के रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद है और PTI से हमें इमरान इस्माइल अब से कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। निहाल हाशमी साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करते हैं और अभी ये जो हमने आखिर में क्लिप सुनाया अपने नाज़रीन को, जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बेशक आप कहेंगे कि उनकी तरफ से किए जाते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिर्फ बात करते हैं। आपके जो रहनुमा है, खासतौर पे जब तलाल चौधरी साहब आते हैं, फौरन ही जैसे केस के बीच में ब्रेक आती है या जब हेयरिंग खत्म होती है उसके बाद मरियम औरंगजेब साहब आती हैं, तलाल चौधरी साहब आते हैं और तलाल चौधरी साहब जिस तरह के जुमले आज इस्तेमाल कर रहे थे, आप इसको क्या कहेंगे? ये सिलसिला बहुत तेज नहीं होता जा रहा? आप इसे सही समझते हैं? इज इट राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अदालत का मुकदमा अदालत में रहना चाहिए। लोगों को अदालत में जाना चाहिए सीखने के लिए, तरबियत लेने के लिए, या अदालत को किसी मौके पे अगर उसकी रहनुमाई में कोई असिस्ट करना चाहें तो ज़रूर असिस्ट करने के लिए जाएं। मगर जो आकर के अदालत के बाहर एक और अदालत लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे ख्याल से नामुनासिब है। और इसका आगाज़ इमरान खान साहब ने किया और जब इमरान खान साहब ने इसका आगाज़ किया और उन्होंने मुकदमे से हट करके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमलावर होते रहे, उनके ज़ात पे हमलावर होते रहे, उनके ख़ानदार पे हमलावर होते हुए रहे, उनके बच्चों पे हमलावर होते रहे,
उन्होंने कोशिश की कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए मासेज में, अवाम में, कि अदालत का फैसला कोई भी हो, और अदालत से आधी सुनी इस बात सुन के आते थे, जैसे कहते हैं ना कौवा कान ले गया, और वो कौवे के पीछे भागते थे, हाशमी कान चेक नहीं करते थे। साहब, माजरत तो के साथ ये एक आपकी बात अपनी जगह बजा होगी, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि इमरान खान साहब से भी हमारी गुफ्तगू हुई पीछे, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह का कमेंट्स करता हूं तो मैं तो ये कहता हूं कि करप्शन हुई, ठीक है, हमने उनसे कहा मोटू गैंग भी कहते हैं, आप ये भी कहते हैं, लेकिन जातियात के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जा रही है, हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही हम कहेंगे बिलो द बेल्ट जाके बात की जा रही है। बिलो द बेल्ट शुरू में आगाज इमरान खान साहब ने किया। देखिए जी, जब आप ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है ना, दोनों हाथ से बजती है। काश के खान साहब ने इसका आगाज़ ना किया होता, काश के ये सूरत हाल ना होता। ख्वाजा साद ने भी कई बार ये बात की, हमारे दीगर लोगों ने भी ये बात की कि आए ख़त्म करें इसको और केस पे रहने दें, और वकला तक ये महदूद रहना चाहिए। मगर अगर वो समझते हैं कि वो कोई अच्छी आकर के यहाँ पे रियायम कर सकते हैं और कोई ऐसी बात कर सकते हैं, मैं खुद समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का कोई एंडलेस है, ये एंडलेस है, इसमें किसी की ना हार होती है ना किसी की जीत होती है। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। निहाल हाशमी साहब, इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात करते हैं कि क्या सोचती है पीटीआई इस हवाले से। आपने तो एक अच्छी बात की कि आए चले बढ़ते हैं इस जानिब के, कोई ना बात करे, ना हम करें ना आप करें। जी इमरान इस्माइल साहब, आप क्या कहेंगे? उनका भी ये कहना है कि आगाज आपने किया, अब इंतहा हम करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। किस चीज़ का आगाज़ हमने किया, मुझे तो समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का आगाज़ हमने किया। जिस किस्म की ज़बान पीएमएलएन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़बान हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं निहाल साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि किस चीज़ का आगाज़ इमरान खान साहब ने किया। मुझे कोई एक इमरान खान साहब की बात बता दें कि उन्होंने इस किस्म की घटिया कोई बात की और नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के बारे में, कोई एक बता दें। कुछ भी नहीं किया। हम ये नाराज़ कहाँ होते हैं कि जहाँ आप कहते हैं चोर को चोर ना कहें। अभी आज इन्होंने कह दिया कि जी वो उस वक्त जो थे वो एक तो सारा बड़े मियाँ साहब पे डाल दिया ना, जो बुजुर्ग दुनिया में नहीं रहे। लोग अपने बुजुर्गों के नाम के लिए जान दे देते हैं, ये जान लेने के चक्कर में है कि जी कहते हैं जी अब्बा जी ने किया सारा काम, हमें तो पता ही नहीं। और दौलत कहाँ से आई ये अब्बा जी ने बताया नहीं। पैसा कैसे गया कि जी उस वक्त बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती नहीं थी, तो यहाँ से गधों के ऊपर रख के हम पैसा ले गए उधर। ये बात इनको बुरी लगती है। अब हम मुझे बताएं कि हम क्या करें। जब हम रोड पे थे ना, जब हम एजिटेट कर रहे थे रोड पे, तो इन्होंने हमें कहा कि जी आप पार्लियामेंट में आके बात करें, बड़ी मुकद्दस जगह। हम पार्लियामेंट चले गए। जब पार्लियामेंट में बात की, इन्होंने कहा जी हम शवाहिद देंगे कोर्ट में। हम कोर्ट चले गए। जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट में अब मरियम साहिबा जो है इनकी, मरियम औरंगजेब, वो कहती हैं कि कोर्ट में शवाहिद हम अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे, अपना केस अल्लाह की अदालत में लड़ेंगे। अरे भाई, अगर पार्लियामेंट में बात करो कहते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, कंटेम्प्ट हो जाएगी, बात ना करें। कोर्ट में बात करो कहते हैं पार्लियामेंट की जो तकरीर है वो कोर्ट में बात नहीं की जा सकती, चैलेंज नहीं हो सकती, उसको इम्यूनिटी हासिल है, इम्यून है वो, कहाँ जाके बात करें। और अगर रोड पे जाओ तो कहते हैं कि जी आप जो है गैर जमहूरी कुव्वत हैं, आप चाहते हैं कि कोई और आ जाए, तीसरी कुव्वत आपके पीछे खड़ी है। ये एक सीधी बात का जवाब नहीं देते कि मनी ट्रेल इनके पास नहीं है, ये टैक्स नहीं दे रहे थे उस ज़माने में, इन्होंने पैसे बनाए। बच्चे जूनियर थे, उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, वो पढ़ रहे थे, पैसा पाकिस्तान से उनको जाता था पढ़ाई का, उसका कोई ट्रेस नहीं है। बच्चों के पास कोई जरिया आमदनी नहीं था, वो अचानक से बिलियनर बन गए, उनको पता चला कि वो बिलियनर बन गए। इनके सारे जो बयानात हैं वो मुतज़ादिद हैं। पार्लियामेंट में झूठ बोला गया, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला। जैसा निहाल हाशमी साहब ने कहा कि आइए आगे बढ़ते हैं और इस मामले को खत्म करते हैं, ये रिमार्क्स पास करने का सिलसिला इसे खत्म करते हैं। इज इट पॉसिबल? कोई आप लोग आगे स्टेप लेंगे, कुछ उनको आप इंडिया देंगे? नहीं, हम तो रिमार्क्स पास कर ही नहीं रहे ना। मैं तो ये कह रहा हूँ रिमार्क्स तो ये पास करें। हाँ, देखें, एक चीज़ होती है बाहर आके ब्रीफिंग देना, जिसमें आप कौम को या मीडिया को एड्रेस करके बताते हैं कि आप क्या ब्रीफ कर रहे हैं। एक होता है गंदी ज़बान के साथ ब्रीफ करना। ये गंदी ज़बान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं इसके अलावा। ये क्या कहेंगे बाहर आके कि अंदर हमने ये कहा है कि हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, हमारे पैसे यहाँ से गधों से बॉर्डर क्रॉस करके गए थे, कैश लेकर गए थे, तो इमरान इस्माइल कैसे बताएंगे कि हम तो कोई रिमार्क्स पास कर ही नहीं रहे? आपको नहीं लगता कि 90 की सियासत जो एक दफा फिर से रिवाइव हो रही है, बुरे से बुरे इल्जामात लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, एक सियासत का वो तर्ज अमल जिसको कि दफन कर चुके थे, खत्म कर चुके थे, वो एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है? नहीं, मैंने जो पीटीआई के हवाले से देखा है कि 90 को बहुत पीछे छोड़ दिया है मेरे दोस्तों ने।
मेरे भाई अभी कहने लगे कि गधे पे लाद के ले गए थे। नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि हम किस चीज़ पे ले गए थे। आपको मनी ट्रेल चाहिए था, वो मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में दे वो तो दिया जज गया साहब ने भी पूछा कि आपने कहा ऊंटों था पर लाद कतई कर नहीं लेके दिया, गए नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। ये टीवी पर आके कहने आपको दिया है। मुझे चाहिए था अच्छा बता दें, आप हमने बता उसमें दें, हमने आप उसमें बता दें यहाँ पे कतरी खत हमें नहीं चाहिए था। कतरी खत तो आप लाए, मजाक बनाया आपने अदालत का। नहीं नहीं सर, नहीं, कैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक भी नहीं है उसमें। अगर एक भी हो तो मैं केस ड्रॉप करने के लिए तैयार हूं। निहाल एक हाशमी साहब बैंकिंग को बात खत्म ट्रांजैक्शन करने दीजिएगा। जी निहाल हाशमी साहब, जी 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 जी। मुझे अच्छा इजाजत चलिए, है, मैं बोलूं। निहाल हाशमी साहब ये बता देना कि ये जो कतरी खतूत है, इनसे कोई मनी ट्रेल सामने आएगी या कोई बैंक ट्रांजैक्शन भी दिखाई जाएगी इस सिलसिले में? जी, सारी ट्रांजैक्शन आएगी, सारी ट्रांजैक्शन दिखाई जा चुकी है। बात सारी ये है कि मेरे दोस्त अभी 3.5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, और ये अब चाहते हैं कि ये ख़ुद अपने अंदर इंतशार के शिकार हैं कि ये अगले 2018 के इलेक्शन में कैसे जाएंगे, क्या चीज़ लेके जाएंगे। अब ये सिर्फ यही चाहते हैं कि फिर कोई ऐसे मामलात क्रिएट कर दें जिसके वजह से कहें कि जनाब हमने तो कोर्ट में और सड़कों पे इन्होंने उलझा के रखा। और कल जो इमरान खान साहब ने साहिवाल में कहा कि ओए नवाज शरीफ, आप तो अपने बच्चों को फंसा रहे हो, मासूमों को वर्गला रहे हो और फलाना कर रहे हो और अपने बाप का नाम, तो जनाब जब आप ओए नवाज शरीफ, ए नवाज शरीफ करके करेंगे, हमने तो आपको कभी नहीं कहा कि ओए इमरान खान साहब, मगर आप जब ये मौका देंगे तो कारकुन जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं, वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं अपने लीडर को। और नवाज शरीफ जैसा हर दिल अजीज़ लीडर, वो जो स्टेट्समैन है, जो किसी को कभी तुम करके बात नहीं करता है, उसके बारे में जब करेंगे तो फिर कारकुनों के जज्बात को मुश्तइल होने से हम नहीं रोक सकते हैं। तलाल चौधरी हमारा एक कारकुन है, वो हमारा कोई इतना बड़ा कोई लीडर नहीं है, तो वो उसके अपने कारकुन अपने जज्बात का इजहार करता है। और आप और आपके लोग और आपके साजिंदे जब साज बजाते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिला, शेख रशीद साहब, आप जब साजिंदे का काम लेते हैं, ढोल पिटवाते हैं, नून में एक अहम पोजीशन भी रखते हैं और वो रिप्रेजेंट करे अपनी पार्टी को। अगर आप ये कह रहे हैं कि जज्बात में आकर आप मुझे बताएं ना, क्या वो मिनिस्टर हैं, क्या वो पार्टी उनको ये नहीं कहते कि वो रिप्रेजेंट करे, एक आम कारकुन की तरह तो उनको ट्रीट ना करें ना आप। अच्छा चलिए इमरान इस्माइल साहब, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर गौर जरूर करेंगे, दोनों जानिब से हम बात करें कि रिमार्क्स का सिलसिला जो है बिल्कुल कारकुन है, लेकिन आप लोग मुस्लिम लीग नून को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ऊपर की क्लास है जो पार्टी को लेकर चल रहे हैं। मैं तो एक, मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं सिंध का सेक्रेटरी जनरल हूं, आपको या तलाल चौधरी साहब को ट्रीट करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब ये बताइएगा, हम अगली बात की जाने बढ़ते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि डेरोगेटरी रिमार्क्स का ये जो सिलसिला है, नहीं मालूम था कि तलाल की इतनी सपोर्ट बेस है बहुत आगे आगे जाती जा रही है चैनल में। तो पहले नाम ठीक लिया था हाशमी साहब, आप ये नहीं कह सकते, हम बहुत न्यूट्रल होकर बात करते हैं। आप बताइए कैसे, आप कैसे किस बेसिस पे बात करेंगे, आप बात कीजिएगा। नहीं, ये इन्होंने नया कोई ट्रेंड निकाला है कि ये एक तो नंबर 1 तो ये देखें ना कि ये आते साथ ही पहले ये इन्होंने नया ट्रेंड निकाला है कि जहाँ पे इनके हालात मामला काबू ना आ रहे हो तो एंकर के ऊपर ही अटैक कर दो कि जी आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। ये इनका खासा हो गया है। एंकर को ही कहते हैं तुम पीटीआई ज्वाइन कर लो, आप ऑफिशियल ज्वाइन नहीं कर लेते। इमरान इस्माइल साहब, मैं तो निहाल हाशमी साहब से सवाल कर रही हूँ। निहाल हाशमी साहब, मेरा आपसे सवाल है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप बताइएगा कि आपको कैसे लगता है कि हम बायस्ड है या हम तो हक बात कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो सामने नजर आ रही है, हम बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे रहे हैं। हम तो इमरान इस्माइल साहब से भी यही सवाल कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी क्यों इस तरह किया जाता है। चलिए ठीक है इमरान इस्माइल साहब, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से अब जो बयाने हल्फी जो है वो जो सामने आया और उसके ऊपर जो अभी इस वक्त प्रोसीडिंग हो रही है, क्या उनका ये बयान हल्फी वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि पूछा गया, माफी उन्होंने जो बयान दिया माफी से पहले दिया, माफी के बाद दिया गया, तो फिर ये क्या वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि हो सकता है नहीं, लेकिन एक जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उस वक्त इसहाक डार साहब ने बयान हल्फी दिया था अदालत के सामने, वो बयान हल्फी जो है उसकी जो कड़ियाँ हैं वो आज के पनामा लीक्स से मिल रही हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ें आकर लिंकअप हो रही हैं।
तो उस वजह से ये समझा जा रहा है कि वो बयान जो है वो अंडर डुरेस, जो बयान जिसको ये बार बार कह रहे हैं कि अंडर डुरेस था, वो अंडर डुरेस नहीं था, बल्कि वो एक गुस्से के आलम में दिया गया था कि जब इसहाक डार को एहसास हुआ कि वो जेल में हैं और यहाँ पे माफ़ीनामा साइन करके एक डिक्टेटर से और खौफजदा होकर यहाँ से पूरी टीम क़यादत जो है वो भाग गई है पाकिस्तान से बाहर, और ये यहाँ पे फंस गए हैं और उनको ये एहसास हो रहा था कि शायद अब वो वापस भी ना आए, आ ना पाएँ, ये डिक्टेटरशिप पता नहीं कब तक चलेगी। तो उसमें उन्होंने वो बयान लिखवाया था, और उस बयान के जो सारे मामला ताने बाने, एक तो बयान झूठा होता है ना, बिल्कुल जिसका कोई सर पैर ना हो, जो वो बंदा एग्जिस्ट ही ना करता हो, उल्टी सीधी बयान लिखवा लें हो जाए। वो बयान आज इसके साथ क्यों लिंकअप किया जा रहा है? इसलिए लिंकअप किया जा रहा है कि उस बयान की और आज पनामा लीक्स की जो सारी सूरत हाल खुल रही है उसकी एक एक कड़ी मिलती जा रही है उसके साथ। तो वो मेरा ख्याल है कि अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन गया है इस केस का, उसको इसमें से जुदा नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर अदालत ने भी इस्तफार किया है, अदालत ने भी उसको परसू किया है, सारा अच्छी तरह उसको देखा है, छान अच्छा, निहाल हाशमी साहब, इसहाक डार के जो वकील है शाहिद हामिद, उन्होंने आज ये कहा था कि वादा माफ गवाह बनने के बाद जो बयान हल्फी है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस पर जस्टिस एजाज अफजल है, उन्होंने ये जवाब दिया था कि वादा माफ गवाह बनने के बाद बयान इसहाक डार नहीं, अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो बाजी कुछ उलटती हुई पलटती हुई तो नहीं दिखाई दे रही? नहीं, बाजी क्या, आपको ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा सीधा सा केस चल रहा है। एक मिनट, मैं इजाजत है मुझे, मैं मुझे ये और बड़ा सिंपल सीधा सा केस चल रहा है। आपको बात करने दीजिएगा इमरान साहब। मैं न बोलूँ, या तो आप बोलेंगे या चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं। आप तो वो मुशायरे में बैठे होते हैं जहाँ पे अपना कलाम सुनाया और शायर उठ के चला गया। हमारी भी सुन लेना थोड़ी सी। इमरान साहब, निहाल हाशमी साहब से सवाल किया है, उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिएगा। जी जी, निहाल हाशमी साहब जवाब दीजिएगा। अच्छा, मुझसे सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और अपने दोस्त तलाल को कि आपके इदारे में उसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट है उसकी, ये मैं अप्रिसिएशन के हवाले से कहा था। जो बात अभी इमरान इस्माइल ने की, मुझे नहीं मालूम था कि ये छुपा हुआ रुस्तम है और ये जस्टिस भी है। ये खुद ही फैसले सादिर कर रहे हैं कि ये जवाब देना होगा, ये जवाब। देखिए, मैं एक वकील हूँ छोटा सा, मैं जाता हूँ, मुझे पता है कि क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या रिमार्क्स होती है और केस किस जानिब जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। मगर मैं ये कोई अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने रिमार्क्स, अपने कमेंट्स देने का हक नहीं रखता, ना ये मेरा डोमेन है। मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि जनाब आज इसहाक डार का आपके वकील आए थे, उनके बयान हल्फी के हवाले से जो भी था, सो कॉल्ड बयान हल्फी अंडर ड्यूरेस था या व्हाटसोएवर इट इज़, और किस हद तक गया, तो आज नैब के वकील ने भी उसमें अपने कमेंट्स दिए। मगर आई एम नो वन टू पास एन ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाज़त नहीं दी है, और इससे क्या होता है कि डिस्ट्रॉट होता है फैक्ट, और लोगों को सही मालूमात, इल्म हासिल नहीं होती है, और इससे लोगों में बदगुमानियाँ फैलती है। तो मैं इमरान इस्माइल को ये दावत दूंगा कि थोड़ा हौसला रखें, सब्र करें। ये ऐसा फैसला आएगा जो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन फैसला होगा, जिसमें अवाम जो है वो विन विन सिचुएशन में होंगे। आप सियासी बात करें मुझसे जिस किस्म का करना चाहते हैं, आप बात करें, आप बात करें कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी फैमिली को हतमी मरहले में दाखिल हो रहा है ये केस। जी बिल्कुल दाखिल हो रहा है ये केस। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के एंड तक इसकी जो सुनवाई है, आर्गूमेंट्स है, वो काफ़ी कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी। चलिए ठीक है, इमरान इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। पनामा केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इमरान इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि हतमी मराइल में शायद दाखिल होता दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर शायद इसका कोई जवाब भी सामने आ जाए। आज इसहाक डार साहब के हवाले से जो पेशरफ्त हुई, जो डेरिकेटरी रिमार्क्स जो अदालत के बाहर दिए गए, उस पर हमने गुफ्तगू की। निहाल हाशमी साहब और इमरान इस्माइल साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल बानी मुत्तहिदा, जिन्होंने कराची में अब बात की है। उन्होंने कहा है कि कराची में सियासत को दफन कर देंगे। वो क्या कहते हैं, कराची में 30 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं किया गया तो कुछ खास करने जा रहे हैं। वो खास क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल बानी मुत्तहिदा की सियासत को कराची में दफन करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि कराची वालों अब हथियार नहीं कंप्यूटर खरीदना है और सबको गले लगाना है। जबकि दूसरी तरफ पीएसपी के बारे में बात हो रही है कि वो खुद
एमक्यूएम में 2018 इलेक्शन से पहले जम हो जाएगी और इसका नाम भी बाकी नहीं रहेगा। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची की सियासत जाहिर है कि दोराहे पर है और आने वाले चंद माह में क्या कुछ होने जा रहा है इस पर भी बात की जाएगी। और मुस्तफा कमाल का ये कहना कि 30 दिन में कराची के मसाइल हल ना हुए तो अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। अब देखना यह है कि किस किस्म के लाएमल की तवक्को पीएसपी से रखी जा सकती है। क्या पाक से जमीन पार्टी के पास इतनी स्ट्रीट पार है कि वो कोई धरना दे सके या सड़कों पर निकले तो कराची में इंतजाम इंसराम चलाने वालों को कोई तशवीश का सामना भी हो सकता है। इस सब पर बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पीएसपी के रहनुमा रजा हारून साहब और हमारे साथ नबील कबोल साहब सीनियर सियासतदान मौजूद है। नबील कबोल साहब, पहले तो आपसे बात करते हैं क्योंकि आपका कहना है कि पीएसपी जो है वो 2018 के इलेक्शन से पहले एमक्यूएम में जम हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप कराची की सियासत को और कैसे जम हो जाएगी, जरा ये भी बयान कर दीजिएगा। मैं समझता देखिए कि अगर ये जम नहीं होती है तो इसका फायदा जो है वो दूसरी जमातें जो है ना वो उठा सकती है, क्योंकि देखें वोट बढ़ जाएंगे और जो महाजिर वोट है खुसूसन अगर आप उनको देखें तो वो हमेशा एमक्यूएम को वोट देते हैं। लेकिन अब अल्ताफ हुसैन की कहानी चूंकि ख़त्म हो चुकी है और अल्ताफ हुसैन पर्दे से गायब हो गए हैं और गायब ही रहेंगे 2018 में, तो अगर एमक्यूएम फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे तो ये वोट बढ़ जाएंगे। तो इनके अपने लिए बेहतर यही है कि ये आपस में जम हो जाए या अलायंस करे, लेकिन इनको एक होकर लड़ना पड़ेगा और ये कराची की बेहतरी के लिए मैंने ये बात कही है। तो नबी कबूल साहब, आपको लगता है कि ये जम हो भी सकते हैं, इकट्ठे हो भी सकते हैं? क्योंकि जिस तरह के एक दूसरे के बारे में बयानात दिए जाते हैं, एमक्यूएम को मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि इनको चाहिए कि मुस्ताफी हो जाए, इख्तियारात नहीं है तो क्यों ओहदों से लगे हुए हैं अभी तक। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के रिमार्क्स एक दूसरे के बारे में दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये लोग कभी इकट्ठे हो भी सकते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में सियासत आप देखें कि हमने जिनको गालियां दी है उनके साथ गले लगा के हम बैठ गए। हमने इसी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अगर ताल्लुकात देखें तो एक वक्त था जब मैं डिप्टी स्पीकर था तो अल्ताफ हुसैन के भाई का जब कत्ल हुआ तो इल्ज़ाम जो है उस वक्त के वजीर आला पे लगा दिया गया और वजीर आला सिंध जो अब्दुल्ला शाह के भाई का कत्ल हुआ तो वो एमक्यूएम के ऊपर जो है अल्ताफ हुसैन पर डायरेक्टली इल्ज़ाम आ गया, लेकिन बाद में हुकूमत में साथ बैठे। तो ये चीज़ मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ये एक दूसरे के खिलाफ हम बात करें, हम साथ नहीं बैठ सकते। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। मुझे नबील कबूल साहब के पाकिस्तान की सियासत में कुछ अनहोनी नहीं, आखिरी जवाब दे दीजिएगा इस पर कि क्या मुशर्रफ साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं इन दोनों को इकट्ठा करने में? देखिए, मुशर्रफ साहब के ताल्लुकात दोनों से बहुत अच्छे हैं और मुशर्रफ साहब की अपनी ये ख्वाहिश है कि ये इकट्ठे हों। और मुशर्रफ साहब को जब ऑफर की गई कि आप हमारी सरपरस्ती करें तो उन्होंने ये कहा चूंकि आपके नाम के आगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और जो कि बदनाम नाम है तो मैं इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सरपरस्ती नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग अमेंडमेंट करके आ सकते हैं, अगर आप नाम चेंज कर सकते हैं जिस तरह मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम से या कोई और नाम ले आए तो उस पर मैं सोच विचार कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो 2018 के इलेक्शन में जनरल परवेज मुशर्रफ अहम रोल अदा कर सकते हैं और मैं एडवाइस यही दूंगा मुस्तफ़ा कमाल को और फारूक सत्तार को कि कराची की बेहतरी के लिए आप लोग को दोनों को हाथ मिलाना चाहिए। चले ठीक, नबील कबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रजा हारून हमारे साथ मौजूद, रहनुमा पाक से जमीन पार्टी। रजा हारून साहब, आपने बात सुनी, नबील कबूल साहब आप लोग को मशवरा दे रहे हैं कि कराची की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतर होगा कि आप और एमक्यूएम जो है, यानी कि एमक्यूएम जिसके इस वक्त सरबराह जो है फारूक सत्तार साहब है, आप लोग इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर अपनी पार दिखाएं। क्या उनके मशवरे में आपको कोई जान नजर आती है? करना चाहेंगे ऐसा? पीएसपी ऐसा इरादा रखती है? नबील कबूल भाई और इस तरह के दीगर जो तजिया निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी में बने हुए, जो कच्चे ही तोड़ लिए गए, इनका तजुर्बा, मैं इससे यही कहूँगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। क्यों एक हो जाए एक्चुअली वाई?
क्या इशू है? एक नई सियासी जमात बनी है, उसको 1 साल हुआ है, वो अपनी कारकर्दगी पूरे मुल्क के चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यूके, अमेरिका, हर जगह कर रही है, फॉर्म भी हो रही है, स्टैम्प भी शो कर रही है, अवाम के पास जा भी रही है। वाई इज इट एक्चुअली नेसेसरी कि 2 जमातें एक हो जाएं, 3 जमातें? ये इससे पहले तो गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी मुस्लिम लीग नून के लिए। मैंने पहले तो नहीं सुनी कि चूंकि पंजाब में वोट बैंक डिवाइड हो रहा है तो पीटीआई और क्योंकि रजा हारून साहब पीएसपी जो है एक नई पार्टी है, अभी डेवलप हो रही है, 2018 के इलेक्शन सर पर आप पहुंचे हैं और ऐसे में वो ताकत शायद आप लोग ना दिखा पाए। कल के आपके जलसे के ऊपर भी अभी तज्जिए किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कल का जलसा कैसा था पीएसपी का? बहुत अच्छा जलसा था, लेकिन ये तज्जिया कैसा है कि फर्ज करें मिसाल के तौर पे एक नई सियासी पार्टी जो अपने 8 माह में इतना बड़ा जलसा करे जो आपकी नजर में छोटा हो, तो 2 पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कहाँ हम बात करें ऑरेंजेस की, कहाँ आप एप्पल लेकर आ जाएं। 2 बातों में कोई रब्त नहीं है, इन तज्जियों में कोई रब्त, कोई सिंसियरिटी, कोई लॉजिक नहीं है। ये इलॉजिकल किस्म की ख्वाहिशात हैं लोगों की, जो कि मैं नहीं समझता कि ना इनका कोई सर है ना कोई पैर, और उसमें गुफ्तगू बहुत लंबी लंबी हो रही है। तो रजा हारून साहब, आप जैसा मुस्तफा कमाल साहब ने कल कहा कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये चीजें सही नहीं की जाती तो फिर हम अपना आइंदा का लायामल बताएंगे, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या कुछ ऐसा आप स्ट्रीट पार दिखा सकते हैं कि वाकईतन कोई भौंचाल आ जाए, यानी कि वाकईतन लोगों को आप परेशानी में डाल दे कि अब करो वरना ये सिलसिला हम नहीं चलने देंगे? इतनी स्ट्रीट पार है इस वक्त पीएसपी के पास? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एवरीबडी जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सियासी जमात पीएसपी को कायम हुए 8-10 महीने हुए। हमें सियासत करते हुए 30 साल हो गए और हम सियासत करते हैं अवामी, इलाकाई, गलियों महलों की। हमें अच्छी तरह पता है जो बात हम कर रहे हैं, जो बात हम लोगों से डिमांड सामने रख रहे हैं, उसको हमें मीट कैसे करना है और अवाम को पुरअमन जमहूरी तरीके से इजाज कैसे कराया जाता है। तो बेशक ये पार्टी 8-10 माह की हो, ये तजुर्बे इलाका जो लोग बैठे हुए 30-30, 32-32 साल के तजुर्बे हैं। नबील कपूर साहब ने पार्टी चलाई कब है? मतलब इस तरह के तजिया निगारों ने, अगर तजिया निगार अपना तजिया करते हैं अपनी रजा हारून साहब, चलिए ठीक है, आप अपना लायामल तो शायद नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो 30 दिन के बाद ही मुस्तफा कमाल साहब बताएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा बताइएगा ना कि आप लोग कुछ ऐसा क्या कर पाएंगे या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप कोई प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि अब काम करो। आज सिंध असेंबली का इजलास की कार्रवाई पीएसपी के जलसे में उठने वाले मुतालबात करारदाद की रोशनी में हुई है और सीनियर वजीर का बयान आपके चैनल पे ही सुना है कि उन्होंने कहा है कि अब बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, अब डिमांड आ रही है, अब हमें डिलीवर करना होगा बल्दियाती नुमाइंदों को, यानी रजा हारून साहब हम ऐसा समझे कि अब पीएसपी का थोड़ा सा टिल्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, कुछ आपस में आप लोगों की अच्छी है। आप ये समझें कि हमारे अवामी रिस्पांस को और अवामी मैंडेट को देखने के बाद, तस्लीम करने के बाद उस ऐवान में ये बात हो रही है जिस ऐवान तक हमें बात पहुंचानी थी। आपने तो असेंबलियों में भी अपनी बात मनवा ली, ये आपका कहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आपके मौक़िफ़ के साथ इस वक्त स्टैंड कर रही है। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब आपने इस गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे जिन्होंने 7 मुस्लिम ममालिक के बाशिंदों पर वीज़े की पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है। कहना उनका है ये कि दहशतगर्दी की वजह से, दहशतगर्द एलिमेंट्स मौजूद है जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि दीगर और ममालिक भी है जो मुस्लिम ममालिक तो नहीं है लेकिन वहाँ पर भी दहशतगर्दी पनप रही है, तो वहाँ पर क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई? एक ब्रेक, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 7 मुस्लिम ममालिक के बाशिंदों पर अमरीकी वीजे की पाबंदी लगाई, जिस पर एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है, इस पर हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में ट्रंप इंतजामिया की इस पॉलिसी पर शदीद तनकीद जारी है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट इसे अमेरिका की बदतरीन फॉरेन पॉलिसी का एक इकदाम करार देते हैं, चूंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की मुख्तलिफ ममालिक के बारे में किए गए इकदाम से अमेरिका जो एक बड़ी ताकत तो रह सकता है, मगर दीगर ताकतों के इंसल्ट करने से उसकी यूरोप समेत दुनिया में सुपर पावर की जो हैसियत है वो खत्म होती दिखाई देती है। ओआईसी ने भी ट्रंप के इस हुक्मनामे पर इजहार तशवीश की है और मुतालबा किया है कि अमेरिका अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। ओआईसी का कहना है कि इस फैसले से मुतासरीन जंग की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा देखना यह है कि क्या 7 मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी से अमेरिका के मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात मुतासर होंगे? पाकिस्तानी शहरियों पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद हो सकती है, यह भी एक सवाल है। और क्या
डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात अमेरिका में नस्ली और मजहबी फसादात की आग भड़का सकते हैं। इस सब पर हम बात करेंगे और बात के इमरान खान जो कि पाकिस्तानियों के अमेरिकी वीजे पर पाबंदी की दुआ को फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट किस तरह से लेते हैं, इस सब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब और हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर खारजी उमूर शुजा नवाज साहब। खुर्शीद कसूरी साहब, पहले तो आप बताइएगा कि ट्रंप का जो ये इकदाम है खासतौर पर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ, जबकि कहना उनका यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन सवाल वही कि दहशतगर्दी तो और भी ममालिक में मौजूद है जो मुस्लिम ममालिक नहीं है, वहां भी पनप रही है। देन व्हाई ओनली मुस्लिम कंट्रीज? जी खुर्शीद कसूरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो का मसला है। खुर्शीद साहब गहरी नज़र रखते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, और इस वक्त जो ट्रंप के इकदामात हैं और इन इकदामात के वजह से इस वक्त जिस तरह के मुज़ाहमत जो है वो देखने में आ रही है मुख्तलिफ ममालिक में, उस पर हम बात करें। मेरे ख्याल से हमारी ऑडियो सही हुई है। खुर्शीद कसूरी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। फिर चली गई आवाज। क्या कहेंगे आप इस पर, ट्रंप के इक़दामात पर और मुस्लिम ममालिक के हवाले? अच्छा, हमारी आवाज़ फिर चली गई है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता उनसे बहाल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस तरह के ये इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं इस वक्त, और इन इक़दामात के असरात क्या होंगे। ना सिर्फ ये कि मुस्लिम ममालिक के लिए तो इसमें तकालीफ है ही है, लेकिन इससे अमेरिका को भी बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे। जी खुर्शीद कसूरी साहब, आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के ये इक़दामात और इसके जो असरात होंगे वो क्या होंगे? जी हाँ, जहाँ तक इनके इक़दामात हैं उनको तो उनकी मजम्मत ही की जा सकती है, और सारी दुनिया में उसकी मजम्मत की जा रही है। और बल्कि जो अमेरिका की जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं ये उनकी भी मुकम्मल नफ़ी है। और यही वजह है कि पहले तो ख़वातीन ने को 1 मिलियन बाहर निकली थी, अब हर अमेरिकी शहर में इनकी इस जो पॉलिसी है इसकी भी मुखालफत हो रही है, और 5-6 रियासतों में तो जजेस ने इस पे स्टे ऑर्डर्स भी दिए हैं। अब क्या इसमें ये कामयाब हो सकेंगे? ये एक बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए, रेजिस्टेंस होगी, लेकिन ये एक तरफ से अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है एक्सट्रीम राइट विंग की, वाइट मेल वर्कर्स जो हैं उनको ये साबित करना चाहते हैं कि जो उन्होंने वादे किए पूरे हैं। लेकिन ना तो इनको यूरोप सपोर्ट कर रहा है, बल्कि अभी बरतानिया के वज़ीर आज़म थेरेसा मे आई थी, उन्होंने भी अपने आप को इस पॉलिसी से अलग किया है। तो इसमें ये अमेरिका को अलग थलग अगर करना चाहते हैं तो उसमें ये इन्होंने पहला कदम उठा लिया है, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है कि इस वक्त मगरबी यूरोप की कोई मुल्क जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि इनकी इस किस्म की पॉलिसियों से जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं यूरोप में, जो आने वाले इलेक्शन में शायद उनको को फ़ायदा हो। जहाँ तक अमेरिका के अपने ताल्लुकात मुस्लिम दुनिया से हैं, एक बात तो कतन बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि इससे कोई इनके जो ख़तरात जिसका ये ज़िक्र कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म या जो जिसको ये इस्लामिस्ट टेरर कह रहे हैं वो कम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो अल-कायदा ये जो दाइश है उसको बहुत अच्छा एक प्रोपेगेंडा टोकन मिल गया, बल्कि कई दिन से तो इनकी तकारीर और इनके एक्शन ही दिखा रहे हैं बजाय अपने कुछ कहने के, क्योंकि जो ये कर रहे हैं सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट टूल ये खुद कर रहे हैं। नंबर 2, इस्लामी दुनिया में इनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत की लहर ज़रूर दौड़ेगी, और इसका ये समझ लेना कि अमेरिका को कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी ये भी गलत है। और मेरा ख्याल ये है और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द या बदेर इनको अंदाज़ा होगा, लेकिन ये तवक्को करना कि ये मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएंगे ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं उन लोगों से जो आज ठीक है बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन इनके हामी बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, चाहे वो अक्सरियत में ना हो, एक्टिविस्ट ना हो, लेकिन इनको तायद भी हासिल है, और ये ख़तरनाक बात है। और मैं ये समझता हूँ इसलिए बहुत अच्छी बात है कि यूरोप की तरफ से इनकी जो मजम्मत है हो रही है, और इसी तरह से जो इनके अंदरून मुल्क रेजिस्टेंस है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये उसकी वायलेशन है, और ऐन मुमकिन है कि इनको
जुडिशियल जैसे कि आपने भी जिक्र भी किया कि उनकी अदालतों का भी फैसला इस हवाले से आ गया, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेंट कर दिया, उनकी तरफ से भी इसको होल्ड कर दिया गया। हम भी देखते हैं कि अमेरिका में जो पॉलिसी है वो इतनी जल्दी नहीं बनती, 10 से 15 साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में। पॉलिसी बनाने में कोई एक शख्स या एक इदारा नहीं इन्वॉल्व होता, कई इदारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये पॉसिबल हो सकेगा कि ट्रंप ने जो वादे किए थे, जो वादे सदारती मुहिम के दौरान किए गए, वो उनको पूरा कर पाएंगे, जिसमें से ये वादा पूरा करने की उन्होंने कोशिश की? नंबर 2 ये कि जिस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के हवाले से एक सख्त मौकफ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से सामने आ जाएगा? ये कोई टैक्टिक है पाकिस्तान के ऊपर, एक कह ले कि प्रेशर डालने का कोई तरीका भी हो सकता है ये क्या? जी, जो मैं समझ चुका हूँ आपकी बात से कि क्या पाकिस्तान पे भी इसका इतलाक हो सकता है, वो मुझे कम से कम ये समझ आया, तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई बईद नहीं, क्योंकि जो 3 मुल्कों का इनसे सवाल पूछा गया था, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिसने सवाल किया था उसने 3 ममालिक का नाम लिया था। लेकिन एक और ख़बर भी है कि वाइट हाउस के एक स्पोक्समैन ने भी हो सकता है सवाल के जवाब में यही कहा हो कि जी इन ममालिक के ऊपर भी कुछ ना कुछ इसका असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अगर तो अच्छी खासी रेजिस्टेंस हुई तो फिर तो हो सकता है कुछ निस्बतन कम हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो एक्सट्रीम वेटिंग कहती हैं, ये शायद अमेरिकन इलेक्ट्रेट को खुश करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो एक्सट्रीम वेटिंग जो ये कह रहे हैं, ठीक है खुर्शीद कुसरी साहब, अमेरिका का वीजा आसानी से, शुक्रिया हमसे बात के लिए। हमारे साथ शुजा नवाज साहब भी मौजूद है, माहिर खारजी उमूर है, उनसे जरा जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में ट्रंप के इस कदम को, इस इकदाम को किस तरह से देखा जा रहा है। जी शुजा नवाज साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो ट्रंप ने एक स्टेप लिया है, इसके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? जो पहले स्पीकर साहब फरमा रहे थे वो सही है कि काफ़ी मजम्मत की जा रही है, काफ़ी पब्लिक अपोजिशन है एयरपोर्ट्स पे और मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि ये सदर ट्रंप की जो इन्होंने प्रॉमिसेस दी थी कैंपेन ट्रेल पे, वो उनकी चेकलिस्ट को पूरी कर रहे हैं। और आपकी बात सही है कि पॉलिसी बनते हुए और उस पे अमल करते हुए काफ़ी देर लग जाएगी, और उसमें कांग्रेस का काफ़ी बड़ा हाथ होगा। और इस वीकेंड पे सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी इनकी काफ़ी तनकीद की है, जो इक़दामात इन्होंने अभी सामने लाए हैं। एक और बात मैं आपको याद करा दूं कि सदर बुश के दौर में और फिर सदर ओबामा के दौर में भी कुछ अरसे तक एक सिस्टम था NCAs, जो कि रजिस्ट्रेशन करते थे मुस्लिम ममालिक से मर्दों की जो अमेरिका आ रहे थे और यहाँ से निकलते वक्त उनकी फिर रजिस्ट्रेशन होती थी। उस पर एक स्टडी की गई थी और उससे ये पता चला कि 80,000 लोगों की रजिस्ट्री उन्होंने कायम की, लेकिन एक भी टेररिज्म रिलेटेड कन्विक्शन नहीं हुई। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में काफ़ी उन पे प्रेशर पड़ा लीगल कम्युनिटी से, और वो जो सिस्टम था वो बिल्कुल उन्होंने रद्द कर दिया। उसको वापस लाने में काफ़ी मुश्किल होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप इंतज़ामिया को, और इसलिए अभी एक ये वजह है कि आखिरी सवाल मुख्तसर जवाब चाहिए कि ठीक है, बिलाशक की बात दुरुस्त है कि अमेरिका जो है एक सुपर पावर है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से वो दीगर ममालिक की इंसल्ट कर रहा है, यूरोपीय ममालिक भी उनसे ऑफेंडेड नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या अपनी हेजमनी, अपना जो एक ताकत जो है उसको वो बरकरार रख सकेगा दूसरी ताकतों की इंसल्ट करके? अमेरिका ताकत तो बरकरार रख सकेगा, लेकिन ताल्लुकात जो हैं वो खराब होंगे। और सबसे पहली बात यह है कि यूरोप के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। पिछले हफ्ते में मसलन जी शुजा नवाज साहब, आपने जैसे कि फरमाया कि ताकत खराब हो जाएंगे, बेशक ताकत बरकरार रख सकेगा। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे मेहरीन सत्तान को इजाजत दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा।